नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा बुलेटिन न्यूज टॉप 9, और इसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। और न्यूज टॉप 9 में सबसे पहले बात उत्तराखंड के चमोली में आपदा के बाद फंसे मजदूरों की तलाश आखिर कहां तक पहुंची, इसकी करेंगे। ऋषिगंगा नदी में पानी बढ़ने से क्यों मची अफरा तफरी, और फ्रेंच स्पेस एजेंसी की तस्वीरों में कैसे दिखी तबाही की कहानी। तो आइए बिना देर किए देखते हैं टॉप 9 रेस्क्यू एट तपोवन। उत्तराखंड के चमोली के तपोवन में हुए हादसे का छठा दिन है। हादसे के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। कल पूरी रात भी टनल से गाद निकालने का काम चलता रहा। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार की मशीनरी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगातार जुटी है। चमोली में ऋषिगंगा नदी के बढ़े हुए जल स्तर के कारण तपोवन सुरंग में रुका हुआ राहत और बचाव अभियान दोबारा शुरू हो गया है। रेस्क्यू टीमों ने सुरंग में मलबा हटाने और ड्रिलिंग का काम फिर से शुरू कर दिया है। सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की संयुक्त टीमें इस अभियान में लगी हुई हैं। उत्तराखंड के चमोली में टनल से गाद निकालने के लिए बड़ी एक्सकावेटर मशीन लगाई गई है। राहत बचाव में लगे अधिकारियों के मुताबिक इस मशीन से गाद बहुत तेजी से निकाला जा सकता है। एक्सकावेटर के साथ बड़े डंपर का इस्तेमाल कर गाद निकाला जाएगा। चमोली में ऋषिगंगा नदी का पानी अचानक बढ़ने की खबर के बाद अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। हालांकि ऐसे माहौल में भी वहां कुछ ऐसे स्वयंसेवी संगठन थे जो पानी भरने के बावजूद भी वहां पर फल और दूसरी चीजें बांट रहे थे। एनटीपीसी के टनल में फंसे 39 वर्कर्स को बचाने की कोशिशें जारी हैं। गुरुवार को सेना की चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए भारी मशीनरी और मैन पावर को चमोली पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए 14 पैसेंजर्स और बीआरओ के 5 अधिकारी और 3 टन सामान पहुँचाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय में उत्तराखंड में आई महाआपदा के बाद चल रहे बचाव और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की गई। बैठक में केंद्र और राज्य के बीच कोऑर्डिनेशन के लिए एक विशेषज्ञ नियुक्त करने को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान गृह सचिव ने राज्य सरकार को केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में चमोली पुलिस ने 7 शवों का अंतिम संस्कार कर दिया। राज्य सरकार की दी गई जानकारी के मुताबिक जोशीमठ के रैनी गांव में ग्लेशियर टूटने के बाद आई आपदा में अब भी कई लोग लापता हैं। राहत टीमों ने 36 शव बरामद किए हैं, जिनमें से 10 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। चमोली के तपोवन में पिछले 5 दिन से टूटे 13 गांवों का संपर्क सेना ने दोबारा जोड़ दिया है। सेना ने गांव वालों के लिए एक रिवर क्रॉसिंग तैयार की, जिससे न सिर्फ अब इस पार से उस पार खाना, रसद और सिलेंडर जा सकेंगे, बल्कि गांव के लोग भी इस पार से उस पार जा सकेंगे। सेना ने ये काम 12 घंटे की मेहनत में कर दिखाया। फ्रांस की स्पेस एजेंसी CNES के वैज्ञानिकों ने चमोली में आई महातबाही की तस्वीरों पर रिसर्च कर अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विशाल चट्टान के टूटने की वजह से ऋषिगंगा नदी ने घाटी में विनाशकारी बाढ़ पैदा की। इन तस्वीरों को 9 फरवरी को खींचा गया था। उधर पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने आज क्यों किया है बंद का आह्वान। आज कहां परिवर्तन रथ यात्रा में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, और बंगाल में बीजेपी युवा मोर्चा किस नए अभियान की तैयारी कर रहा है। देखिए टॉप 9 बैटल ऑफ बंगाल। पश्चिम बंगाल के नबाना में छात्र संगठन SFI और DYFI ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संगठन टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। दोरीना क्रॉसिंग के पास भारी संख्या में मौजूद छात्रों पर पहले पानी की बौछार की गई तो कुछ उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। इसी दौरान पुलिस ने लाठियां भांजी। पश्चिम बंगाल में आज लेफ्ट ने सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद का आह्वान किया है। लेफ्ट की ये बंद नाबान में छात्रों की रैली पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ है। वाम दलों का कहना है कि ममता राज में पुलिस लेफ्ट के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज बीरभूम के दुबराजपुर में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा में शामिल होंगी। सूबे में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे बीजेपी 5 परिवर्तन रथ यात्रा निकाल रही है। बीजेपी की ये परिवर्तन रथ यात्रा राज्य के सभी विधानसभा सीटों से होकर गुजरेगी। पश्चिम बंगाल पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार तभी आ सकती है जब टीएमसी सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया जाए। उन्होंने कहा कि सूबे की जनता इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देगी। शाह ने कहा कि हमारी ममता से कोई कड़वाहट नहीं है, लेकिन उनके राज में भ्रष्टाचार हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करने का दम सिर्फ बीजेपी में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट और बुआ और भतीजा की पार्टी में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का दम नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना के कारण CAA और NRC को लागू करने में देरी हुई है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन पूरा होते ही CAA और NRC को लागू कर दिया जाएगा। बीजेपी की चुनौती के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुंकार भरी है। ममता ने कहा कि दीदी से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में दंगा कराना चाहती है।
कोलकाता में अमित शाह ने बीजेपी के सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ बैठक के बाद मोदी पाड़ा ऐप की शुरुआत की। इस ऐप से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में सभी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म से हासिल की जा सकती है। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा के बाद अब बीजेपी यूथ मोर्चा संकल्प यात्रा की शुरुआत करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा की संकल्प यात्रा 25 फरवरी से शुरू होगी। ये संकल्प यात्रा अलीपुर से कोलकाता, काकद्वीप से कोलकाता और पुरुलिया से कोलकाता तक जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लेफ्ट और कांग्रेस पर करारा अटैक किया है। ममता ने कोलकाता में कहा कि बीजेपी से लड़ने के लिए टीएमसी अकेले ही काफी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाहे तो लेफ्ट और कांग्रेस को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। और नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों की आगे की रणनीति क्या है? आज कहां राहुल गांधी किसानों से चर्चा करेंगे और कोरोना पर गुड न्यूज क्या है? आइए देखते हैं टॉप 9 राष्ट्र। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसान पीछे हटने के मूड में नहीं है। आज से आंदोलनकारी किसान सरकार के खिलाफ अपनी मोर्चाबंदी को और बढ़ाने वाले हैं। किसानों ने आज से राजस्थान के सभी टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान किया है। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसान आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 2 बड़ी महापंचायत कर रहे हैं। यूपी के संभल में मुरादाबाद में गन्ना किसान पहली बार महापंचायत का हिस्सा होंगे, जिसे बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत दोपहर 12 बजे संबोधित करेंगे। उधर हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों की दूसरी महापंचायत है, जिसे राकेश टिकैत संबोधित करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ आज की मोर्चाबंदी के बाद आंदोलनकारी किसानों को आगे का प्लान भी तय है। किसान मोर्चा 14 फरवरी को पुलवामा के शहीदों के लिए कैंडल मार्च निकालेंगे। 16 फरवरी को सर छोटू राम जयंती पर किसान एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे तो 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम चलाएंगे। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल 5 जिलों में सभाएं और ट्रैक्टर रैली में भी शिरकत करेंगे। 13 फरवरी को राहुल गांधी के किशनगढ़ पहुंचने का प्लान है, जहां लोक देवता तेजाजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, फिर किसानों से बातचीत करेंगे। लोकसभा में राहुल गांधी को बजट पर बोलना था, लेकिन किसान आंदोलन के समर्थन में कूद गए। राहुल ने सरकार पर निशाना साधा, कहा किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेगा, सरकार को हटा देगा। स्मृति ईरानी ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा, जिन लोगों ने भारत के टुकड़े टुकड़े नारे का समर्थन किया, वे कभी भी भारत को समर्पित बजट का समर्थन नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी आज से असम बचाओ अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी असम में बस यात्रा को हरी झंडी दिखाएगी। कांग्रेस पार्टी का ये अभियान 2 हफ्ते के लिए है। इस दौरान बसें पूरे राज्य का भ्रमण करेंगी और पार्टी के नेता राज्य के मुद्दों को लेकर वोटरों से बात करेंगे। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर ट्रैक्टर पलटने से जान गंवाने वाले नवरीत के दादा की याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की देखरेख में एसआईटी जांच की मांग की गई, जबकि दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट फाइल करने के लिए कोर्ट से वक्त की मांग की। मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली के बुराड़ी में हुए हिंसा में शामिल 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान गुरुप्रकाश, राजेंद्र सिंह और गुरजीत सिंह के रूप में हुई है। हिंसा में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। एसआईटी उपद्रव मचाने वाले 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जैसे जैसे कोरोना वैक्सीनेशन अभियान आगे बढ़ रहा है, देश में कोरोना से राहत भरी खबर भी मिल रही है। अच्छी बात यह है कि 17 राज्यों में पिछले 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई, जबकि देश भर में कोरोना से 108 लोगों की मौत हुई है। वैक्सीनेशन अभियान के तहत भारत सबसे तेजी से 70 लाख लोगों का टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। उधर यूपी के कासगंज केस में अब पुलिस ने किसको किया गिरफ्तार? महाराष्ट्र में राज्यपाल को क्यों नहीं मिला सरकारी प्लेन? किस एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 किलो सोना? आइए देखते हैं टॉप 9 देश प्रदेश। कासगंज में सिपाही हत्याकांड के एक आरोपी नवाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नवाब को मुख्य आरोपी मोती का दाहिना हाथ माना जाता है। नवाब के पास से हत्याकांड में इस्तेमाल लाठी और भाला भी बरामद किया गया है। पुलिस हत्याकांड में शामिल दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को चार्टर प्लेन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। सरकार के मुताबिक इस बात की जानकारी 10 तारीख को ही दे दी गई थी, जिसके बावजूद राज्यपाल के सचिवालय ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। गवर्नर को सरकारी चार्टर प्लेन में 20 मिनट बैठने के बाद भी इजाजत न मिलने के बाद राज्य के गवर्नर प्राइवेट एयरलाइन से यात्रा करनी पड़ी थी। यूपी के बुलंदशहर में देर रात NH50 पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 केमिकल टैंकर तेज आवाज के साथ फट गए। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों को बाहर निकाला गया। एहतियात के तौर पर NH50 पर यातायात रोक दिया गया है और आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। कुरुक्षेत्र जिला कचहरी परिसर में दिन दहाड़े सीनियर एडवोकेट पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया गया। ये वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वहीं एडवोकेट के बेटे ने प्लानिंग के तहत जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है।
कानपुर में राम जन्मभूमि निर्माण के नाम पर फर्जी रसीदें छपवाकर चंदा वसूलने का मामला सामने आया है। विश्व हिंदू परिषद के एक सदस्य ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फर्जीवाड़े का पता लगाने के लिए पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली के मंगोलपुरी में पड़ोसियों के आपसी झगड़े में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कुछ लड़के हाथ में डंडा लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुट गई है। काला हिरण शिकार और आर्म्स एक्ट मामले में सलमान खान को जोधपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि सलमान खान ने आर्म्स एक्ट को लेकर गलत हलफनामा पेश किया था। सलमान खान ने अपने एफिडेविट में कहा था कि उनके हथियारों का लाइसेंस खो गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 3 यात्रियों से 1038 ग्राम सोना बरामद किया है। दुबई और शारजाह से आए यात्रियों ने ट्रॉली बैग के हैंडल में सोना छिपाया हुआ था, जिसकी कुल कीमत 50,52,000 रुपए बताई जा रही है। कस्टम के अधिकारी तीनों यात्रियों से पूछताछ कर रहे हैं। एमपी के मंदसौर की महिला किसान ने राष्ट्रपति से हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए लोन देने और इसे चलाने के लिए लाइसेंस की मांग की है। अपने खेतों तक जाने में महिला किसान असमर्थ है, क्योंकि बदमाशों ने रास्ते में खाई बना दी है और हेलीकॉप्टर से महिला अपने खेतों तक पहुँचना चाहती है। एलएसी पर चीन को कैसे मिली मात, बीबीसी पर चीन ने क्यों लगाया बैन और पाकिस्तान ने किस नई मिसाइल का किया परीक्षण। देखते हैं टॉप 9 चीन पाकिस्तान साजिश। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस के तहत चीन ने अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। चीन के टैंक बख्तरबंद वाहन पैंगोंग झील एरिया से वापस लौटते दिख रहे हैं। भारत और चीन के बीच बनी सहमति के बाद सेनाओं ने पीछे हटना शुरू किया है। पूर्वी लद्दाख में करीब 10 महीनों से दोनों देशों के जवान एक दूसरे के सामने तैनात थे। चीन ने उइगर मुसलमान महिलाओं की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के बाद बीबीसी वर्ल्ड न्यूज को बैन कर दिया है। चीन ने बीबीसी पर कोरोना वायरस और शिनजियांग को लेकर गलत रिपोर्टिंग का आरोप लगाते हुए ये प्रतिबंध लगाया। ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते चीन के चैनल CGTN पर पाबंदी लगाई थी। ब्रिटेन और चीन में रिश्ते हांगकांग की वजह से पहले से ही खराब हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार को सतह से सतह पर मार करने वाली बाबर क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया। पाकिस्तान पिछले 35 दिन में 4 मिसाइलों का टेस्ट कर चुका है, जहां एक ओर पाकिस्तान शांति का राग आलाप रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान में दुनिया भर के देशों की नौसेनाओं के बीच आपसी तालमेल कायम करने के लिए अमन 2021 युद्धाभ्यास चल रहा है। इसी में हिस्सा लेने के लिए रूस का नेवी पाकिस्तान के कराची पहुंच गया है। पाक सेना के मुताबिक इस युद्धाभ्यास का मकसद आतंकवाद और समुद्री डकैतियों को रोकना है। दुनिया में बढ़ते भारत के कद और पीएम मोदी की कूटनीति से पाकिस्तान अपनी हद समझने लगा है। पाक NSA मोईद यूसुफ ने कहा कि सबके साथ शांतिपूर्ण संबंध ही पीएम इमरान खान का सबसे बड़ा लक्ष्य है। यूसुफ ने कहा कि बिना शांति की आर्थिक सुरक्षा नहीं आ सकती। इससे पहले खुद इमरान खान, बाजवा और शाह महमूद कुरैशी भी शांति की बात कर चुके हैं। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच भारतीय शूरवीरों को ऊंचाई वाले इलाकों में चुनौतियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में चल रही है। HAWS में हर साल करीब 540 जवानों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री शफकत महमूद ने अपने देश में आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को फैलाने का आरोप कमजोर शिक्षा प्रणाली पर है। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान में चल रहे मदरसा शिक्षा पद्धति को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने अपने सैनिकों को अगवा करने वाले आतंकवादियों को शरण देने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। कुछ दिन पहले ईरान की एलीट रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाक में एक खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देकर अपने 2 सैनिकों को छुड़ाया था। इनका 2018 में अपहरण किया गया था। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-अल अदल ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। चीन में चीनियों ने नए साल 2021 का स्वागत किया। इस दौरान जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली। आतिशबाजी के दौरान लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बधाई दी। कुछ लोग आतिशबाजी का वीडियो बनाते नजर आए। और ईरान की सेना ने कहां दिखाई ताकत। इराक ने कहा IS आतंकियों के ठिकानों पर की एयर स्ट्राइक और इजराइल को निशाना बनाने के लिए ईरान कहां तैनात कर रहा है मिसाइल। देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड बैटल ग्राउंड। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने मिलिट्री ड्रिल के जरिए अपनी ताकत दिखाई है। दक्षिण ईरान में चल रही इस मिलिट्री ड्रिल को ग्रेट प्रॉफिट नाम दिया गया है। सैन्य अभ्यास के दौरान सैनिकों ने अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। सीरिया के दायर एज जोर में अमेरिकी फाइटर जेट्स ने ईरान समर्थक आतंकियों के काफिले पर बम बरसाए। इस एयर स्ट्राइक में 12 आतंकी मारे गए। इस हमले में कई आतंकी घायल भी हुए हैं। ईरान सीरिया में असद सरकार का समर्थन कर रहा है।
इराक की वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स ने जबल हमरीन के इलाके में ISIS के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ये पहली बार है जब ISIS आतंकियों के ठिकानों पर इराक की वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में आतंकियों का ठिकाना तबाह हो गया। इजराइल को निशाना बनाने के लिए ईरान सीरिया में इजराइल बॉर्डर के करीब मिसाइल तैनात कर रहा है। ईरान रूस की मदद से अपनी मिसाइल को सीरिया ले जा रहा है। सीरिया में इजराइल अपनी ताकत और मजबूत करेगा। इजराइल ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाया तो वो हमला करेगा। तुर्की ने रूस के साथ एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की खरीद के सौदे से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। तुर्की ने कहा कि वो अपनी सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस डील पर आगे बढ़ेगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को लेकर तुर्की पर बैन लगाने का ऐलान किया था। राष्ट्रपति बाइडेन की टीम ने भी कहा है कि तुर्की सौदे से पीछे नहीं हटा तो बैन जारी रहेगा। तुर्की की सेना अजरबैजान की सेना के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। इस युद्धाभ्यास में शामिल तुर्की के एयरटेक हेलीकॉप्टर्स ने चंद सेकंड में टारगेट को तबाह कर दिया। कारबाख जंग में जीत के बाद अजरबैजान और तुर्की के बीच दोस्ती और मजबूत हुई है। जंग में तुर्की ने अजरबैजान की मदद की थी। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी यमन के हूती बागियों ने कहा कि वो सऊदी अरब पर हमला जारी रखेंगे। हूती बागियों का कहना है कि जब तक सऊदी अरब यमन के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद नहीं करता वो हमारे निशाने पर रहेगा। हूती बागियों ने सऊदी अरब के आभा एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक किया था। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नवंबर 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या मोसाद के सहयोग से हुई थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हत्या में इस्तेमाल मशीन गन को इजराइल से ईरान लाया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हत्या की साजिश में ईरान के कुछ अफसर भी शामिल थे। इजराइल की शिकायत के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात करेंगे। सत्ता संभालने के 3 हफ्ते बाद भी बाइडेन ने नेतन्याहू से फोन पर बात नहीं की। इसे लेकर इजराइल ने नाराजगी जताई थी।